नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इवोल्यूशन आरएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीएसडीपी के बारे में। जीएसडीपी क्या होता है? जीएसडीपी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। एक वित्तीय वर्ष में कुल किसी राज्य के जो है, हम राज्य की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है। तो जीएसडीपी जो होता है किसी राज्य के वस्तु और सेवा का एक मौद्रिक मूल्य होता है एक वित्त वर्ष के, एक वित्त वर्ष का। ठीक है, एक वित्त वर्ष जो हमारा है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। इसके बीच कोई राज्य जो है वस्तु और सेवा का कितना उत्पादन कर रहा है, उसका जो मूल्य है वो होता है जीएसडीपी। ये स्थिर कीमतों पर कितना है तो बताना था आपको, 7,99,449 ठीक है। वहीं प्रचलित मूल्यों पर कितना है? प्रचलित मूल्यों में जो मुद्रास्फीति होती है वो काउंट होती है। इसमें मुद्रास्फीति जो होती है वो ऐड हो जाएगी। ये कितना है? ये है 14,13,620 करोड़ रुपए। वहीं हम एनएसडीपी की बात करें, एनएसडीपी क्या होता है? जब हम जीएसडीपी में से अगर हम मूल्यह्रास को, मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन जो होता है, जितना भी किसी वस्तु में गिरावट आता है और उसका जो प्रोडक्टिविटी गिरता है, और उसका जो भी हम वापस कहते हैं कि उस पे जो इनपुट खर्चा होता है हमारा एक्स्ट्रा के समय के साथ, उसके लिए इनपुट हम डालते हैं वापस। ठीक है, कोई मशीन मशीन में खराबी हो गई, कोई पार्ट्स खराब हो गया, तो हम वापस इनपुट डालना पड़ेगा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, पैसा खर्च करना पड़ता है, तो वो होता है मूल्यह्रास। तो वो जीएसडीपी में से घटा दें तो एनएसडीपी आ जाता है। ये स्थिर जो है मूल्य, स्थिर मूल्यों का जो आधार वर्ष होता है वो कितना है? 2011-12 वर्तमान में, ये भी ध्यान रखेंगे। और साथ ही हमें एनएसडीपी की बात करनी है स्थिर कीमतों पर, वो कितना है? वो है 6,94,771 करोड़ रुपए। वहीं हम बात करें जो प्रचलित मूल्यों पर एनएसडीपी है वो कितना है? तो वो है 12,59,527 करोड़ रुपए। ठीक है, ये सब करोड़ में राशि है, ध्यान रखेंगे आप। बात करेंगे हम खाद्य उत्पादन की, तो राजस्थान का जो खाद्य उत्पादन है वर्ष 21-22 में 231.52 लाख मीट्रिक टन था। लाख मीट्रिक टन था। वर्तमान में ये कितना है? तो ये 22-23 का याद रखेंगे आप। वर्ष 2022 और 23 का जो है आपको ध्यान रखना है, कितना है? वो है 253.99 लाख मीट्रिक टन। बात करते हैं ई गवर्नेंस की। ई गवर्नेंस में जो है राजस्थान सरकार इस बार के जो अवार्ड है उसकी घोषणा कर दी उन्होंने, और इसके लिए 94 लोगों का चयन किया है। कितने लोगों का चयन किया है ये आपको ध्यान रखना है। कितने लोगों को दिया जाएगा? 94 लोगों को दिया जाएगा। इन जो गवर्नेंस अवार्ड है इनकी शुरुआत कब से हुई थी? 2010 में शुरुआत हुई थी। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, शुरुआत हुई थी 2010 में। इस बार के लिए कितने लोगों को दिया जा रहा है? 94 लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे नाम है ना, रुक्मणी रियार सिहाग। रुक्मणी रियार सिहाग को 2022 का जो है ना राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी मिल चुका है। राष्ट्रीय स्तर में जो गवर्नेंस है, राष्ट्रीय स्तर पर जो गवर्नेंस का अवार्ड है वो रुक्मणी रियार सिहाग को, ये हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर है, इनको जो गंगनहर है उसके प्रबंधन के लिए कंप्यूटराइजेशन प्रोग्राम था उसका, उसके लिए इनको अवार्ड 2022 में मिल चुका है, राष्ट्रीय गवर्नेंस अवार्ड। ठीक है, ये नवंबर में 25वां जो था राष्ट्रीय गवर्नेंस अवार्ड था, के दौरान इनको ये अवार्ड मिल चुका है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑल वेदर स्विमिंग पूल, ऑल वेदर स्विमिंग पूल जो है कहाँ बनने जा रहा है? ये जोधपुर में बनने जा रहा है। ऑल वेदर स्विमिंग पूल ये राजस्थान का, यानी पश्चिमी राजस्थान का पहला होगा। राजस्थान का पहला कौन सा है? तो वो एसएमएस स्टेडियम जयपुर में है पहला। जयपुर में मिलेट कॉन्क्लेव संपन्न हो गया है। और हमें ये भी पता है अनुसंधान केंद्र कहाँ बनने जा रहा है। अनुसंधान केंद्र के बारे में आपको पता होना चाहिए,
अनुसंधान केंद्र कहाँ बनेगा, उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बनेगा, दोनों आपको पता है वैसे। अनुसंधान तो है कूड़ामलानी बाड़मेर में, जबकि उत्कृष्टता केंद्र पहले से बना रखा हमने, कहाँ है वो, जोधपुर में। ये दोनों फैक्ट आपके पास होने चाहिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की हम बात करें तो सुरेखा यादव न्यूज में है, ये वंदे भारत की पहली लोको पायलट बन गई है। वंदे भारत की पहली लोको पायलट बनने वाली कौन सी महिला है, महिला है, नाम है इनका सुरेखा यादव। हाल ही में यूएस है, यूके है और ऑस्ट्रेलिया है, इन्होंने एक संधि करके ओकस, ओकस नाम करके, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, इन्होंने तीनों ने चाइना को एशिया प्रशांत क्षेत्र में, एशिया प्रशांत क्षेत्र में चाइना को काउंटर करने के लिए, चीन के प्रभाव को सीमित करने के लिए एक समझौता कर लिया, जिसके तहत ये क्या करेगा, यूएस जो है वो ऑस्ट्रेलिया को परमाणु परमाणु पनडुब्बी प्रदान करेगा, ताकि ये तीनों आपस में मिलकर चाइना को काउंटर कर पाए। तो इसके लिए एक समझौता हो गया, इसे बोला जा रहा है ऑकस। ध्यान रखेंगे ऑकस के बारे में। ऑकस के साथ साथ ही हमें दो चार चीजें और यहाँ पे पता होनी चाहिए। वो क्या है, तो वो ये है कि चाइना को काउंटर करने के लिए इससे पहले भी क्वाड बना हुआ है, ठीक है, I2U2 बना हुआ है, ठीक है, और कौन सा बना हुआ है, तो I5 बना हुआ है, या 5I बना हुआ है। 5 आईज बना हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तीन संगठन जो है ये भी इस संदर्भ में काम कर रहे हैं, और आपको पता रखना है इन इसमें कौन कौन सी कंट्री है, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको देखना है, और आपको पता होना चाहिए कि क्वाड में कौन सी कंट्री शामिल है और I2U2 में कौन सी शामिल है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बताऊं यहाँ पे आपको, क्वाड में बताऊं आपको मैं, तो क्वाड में कौन सी कंट्री शामिल है, क्वाड में हो जाएगी इंडिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, आप लिख लीजिए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ठीक है, और यूएस, ये हो जाएगी क्वाड में। वहीं बात करें अगर I2U2 में कौन सी शामिल है, I2U2 में इंडिया शामिल है, यूएसए शामिल है, इजराइल शामिल है, ठीक है, और यूएई शामिल है। वहीं मैं अगर 5 आईज की बात करूं, 5 आईज में जो ओकस है, ओकस मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, वो तो शामिल है, और साथ में कनाडा भी शामिल है, और साथ में न्यूजीलैंड भी शामिल है। आई होप ये बात आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि ये कंट्री इन संगठनों में शामिल है, तो आपको रटा हुआ होना चाहिए कौन कौन सी कंट्री इन संगठनों में शामिल है। बात करें, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपसे पूछा जाए कि हाल ही में दो कंट्री जो अपने आप में दुश्मन है एक दूसरे के, क्योंकि सऊदी जो अरब है ये सुन्नी प्रधान है, मुस्लिम में सुन्नी जो होते हैं वो कम्युनिटी है सऊदी अरब में डोमिनेंट। ईरान में शिया कम्युनिटी जो है, शिया कम्युनिटी डोमिनेंस में है। लेकिन हाल ही में विश्व नेता के रूप में उभर रहा चाइना इन दोनों के बीच में समझौता करवा देता है, तो ये एक बड़ी न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो पता होना चाहिए किस देश ने हाल ही में सऊदी अरब और ईरान के बीच में एक समझौता करवाया है, तो वो है चाइना। समलैंगिक विवाह की स्थिति क्या है, देखो, 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में जो आईपीसी की धारा 377 थी, ठीक है, उसको खत्म कर दिया। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब समलैंगिक विवाह जो है वो अपराध नहीं है, समलैंगिक संबंध जो है वो अपराध नहीं है, लेकिन समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है, संबंध अपराध नहीं, ठीक है, संबंध को वैलिडेशन मिल गया, लेकिन क्या विवाह को इससे वैलिडेशन मिला, नहीं, ठीक है। ये भी हमें ध्यान रखना, विवाह के बारे में हम इन्होंने अभी तक कोर्ट ने कोई जजमेंट नहीं दिया हाल,
का जो समय है, अभी वर्तमान में स्थिति क्या बनी हुई है, केंद्र सरकार जो है समलैंगिक विवाह का विरोध कर रही है। किस आधार पर कर रही है? वो ये कह रही है कि सामाजिक ताना-बाना इससे खत्म हो जाएगा। एक पुरुष और एक महिला के बीच जो संबंध होता है ना, उससे मिलकर एक परिवार बनता है, ठीक है? और जो कानून भी बने हुए हैं हमारे, ठीक है? हिंदू विवाह अधिनियम बना हुआ है 1955 और स्पेशल मैरिज एक्ट बना हुआ है 1954, ठीक है? ये जो एक्ट बने हुए हैं और विदेशी विवाह अधिनियम 1900 हम बात करें तो 60 का बना हुआ है। तो ये जितने भी एक्ट बने हुए हैं, इनके अनुसार भी हम बात करें तो यहाँ पे जो है कहीं पे भी उनके लिए समलैंगिक संबंधों के लिए कोई स्थान नहीं है। ये बात है जो केंद्र सरकार अपना मत रख रही है। केंद्र सरकार इसको कहीं भी एक्सेप्टेंस नहीं दिखा रही है। केंद्र सरकार इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। सॉरी, जो मैंने बात ये आप बताया ना, विदेशी विवाह अधिनियम जो है वो 1969 का है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि समलैंगिक विवाह को क्या मान्यता देनी चाहिए। तो दिल्ली जो हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, इसने तो अपने वर्डिक्ट में इसको सही ठहराया कि होना चाहिए और ये मूल अधिकारों का उल्लंघन है अगर नहीं करते हो तो आप। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इसके बारे में कोई जजमेंट नहीं दिया है। आपकी क्या राय है आप बताइए। और साथ ही आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है और केंद्र सरकार किस तरह इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट कर रखा है। देखो आप बताता हूँ मैं आपको। इस तरह वर्ल्ड का पहला कंट्री नीदरलैंड, ठीक है, इसने 2001 में पे कानून बना दिया था, समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान कर दी थी। एशिया में प्रथम कौन है? एशिया में फर्स्ट कंट्री बन गया था ताइवान। ताइवान ने भी इसको लागू कर दिया है। और बड़ी-बड़ी कंट्री जैसे हम बात करें, यूएस की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, कनाडा की बात करें, इन कंट्रीज और भी कंट्री तो मोर, इनमें भी ये लागू हुए। तो हमें भी इस पे कदम उठाना पड़ेगा, अभी नहीं तो कब, ठीक है? हाल ही में एक आईक्यू एयर रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार वर्ल्ड के जो प्रदूषित शहर हैं, उसकी सूची जारी की गई है। उसमें टॉप 10 देश जो हैं, उसमें अगर बात करें तो भारत भी रैंक करता है। भारत का स्थान जो है वो 8वां है, ठीक है? और टॉप पे है 4, 4 कंट्री जो है वो टॉप पर है और जो भारत है वो 8वें स्थान पर है। साथ ही अगर भारत का देखो, यहाँ पे आपको 2-3 बातें पता होनी चाहिए। भारत की रैंक कौन-सी है? 8वीं रैंक है। 2021 की बात करें तो 2021 में भारत 5वें स्थान पर था, गिरकर 8वें स्थान पर आ गया, यानी 3 रैंक का हमने इम्प्रूवमेंट किया है। और साथ ही जो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, वो कौन-सा है? वो भी इस रिपोर्ट ने बताया है, वो कौन-सा है? तो वो भिवाड़ी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इतनी जानकारी होगी ना, आपका काम हो जाएगा। और जो ये एक ये भी ध्यान रखना है कि आईक्यू जो है वो एक स्विस फर्म है, यानी स्विट्जरलैंड की एक फर्म है जो ये रिपोर्ट जारी करती है। और ये इस रिपोर्ट के द्वारा ये भी बताया गया है कि दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 39 जो शहर है वो किसके हैं? तो वो भारत के हैं। ये भी एक बड़ी बात है। देखो, एक बड़ा संगठन है सिप्री करके, SIPRI, सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दुनिया में हथियारों की खरीद और बेच जो है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है, कि दुनिया कितना हथियार खरीद रही है और कितना बेच रही है, इसके बारे में ये जानकारी प्रदान करता है। हाल में इसके अनुसार एक रिपोर्ट जारी की गई है जो 2028 सॉरी 2018 जो 2018 है और 2022 है के बीच की एक रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के आधार पर ये 2018 से 22 का असेसमेंट है सिप्री का। उसके अनुसार जो भारत है, हमें भारत की बात करनी है मेनली। भारत जो है वो वर्ल्ड के टॉप इंपोर्टर्स में बना हुआ है। विश्व के विश्व का सबसे बड़ा जो आयातक है, ठीक है, हथियारों में, यहाँ वो कौन है? तो वो भारत है, ठीक है। और भारत सबसे ज्यादा जो है
हथियार इंपोर्ट किससे करता है? तो वो करता है रूस से। ये भी आपको ध्यान रखना है। सेकंड नंबर पे करता है फ्रांस से और थर्ड पे करता है यूएस से। ये आपको भी पता रखना है। भारत वर्ल्ड में सबसे टॉप है, टॉप पर है, ठीक है। और आज तो स्थिति ऐसी बनी हुई है कि अब जो जापान था, इस समय जापान, जब हिरोशिमा और नागासाकी में घटना हुई उसके बाद में अमेरिका ने जापान को संरक्षण दिया और उसके बाद में जापान ने जो हथियार था उसको छोड़ दिया। हथियारों की जो एक थी, मतलब कि दौड़ थी, अंधाधुंध, उसको छोड़ दिया था। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जापान भी वापस अपने आप को हथियार से लेस करना चाहता है। आपको पूछा जाए स्टॉर्म फ्रेडी, जो एक चक्रवात है स्टॉर्म फ्रेडी, ये कहाँ आया है हाल ही में? तो अफ्रीकन कंट्री मालावी में ये देखा गया है। मालावी के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। ये अफ्रीकन कंट्री मालावी में आया है। तो दोस्तों, आज इतनी न्यूज़ थी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आ रही है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, धन्यवाद।